हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड, तो वो हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने शुरू किया था रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड को हम RX के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड कितनी तरह के रिएक्शंस देते हैं। तो हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड दो तरह के रिएक्शन देते हैं। उनमें से एक कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरे आपके पास होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड हमें दो तरह के रिएक्शन देते हैं। तो हम अगले 2-3 लेक्चर्स में इन्हीं रिएक्शन को डिटेल से देखेंगे। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या देते हैं। फर्स्ट तो हम ये जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड में से किसी एटम का निकल जाना और उसकी जगह के ऊपर आगे कोई दूसरा एटम अगर आके लग जाता है तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गई है, और ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि एक एटम निकलता है और उसकी जगह के ऊपर आके दूसरा एटम लग जाता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और अल्काइल हैलाइड जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जो अल्काइल हैलाइड में जो रिमूवल पार्ट होता है, रिमूव होने वाला एटम होता है, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो उसकी जगह के ऊपर आके नया एटम आके लगता है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CX जनरली हम अल्काइल हैलाइड की रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा हुआ है। और हमें पता है कि जो आपके पास अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हाईली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से कम होती है, तो इसलिए इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ मैंने लिखा है NU हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल न्यूक्लियोफाइल को, जिसके पास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब जैसे ही अल्काइल हैलाइड का किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। मतलब इसको न्यूक्लियस, इसके ऊपर आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है। जैसे कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये वाला जो आपके पास X होता है वो यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है, और यहाँ से रिमूव हो जाता है और X अलग हो जाता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है। तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है। दिस NU इज कॉल्ड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसको हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। सबस्ट्रेट के ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है इसको सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर आके अटैक करता है उसको हम जनरली सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। तो सबस्ट्रेट में कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से X जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बच्चे एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो X होता है ये भी नेगेटिव चार्ज है, और ये NU भी नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन ये NU इस कंपाउंड में कार्बन के ऊपर अटैक उसी वक्त कर सकेगा जब ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस X से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो इसके साथ, इसके ऊपर आके अटैक करेगा और यहाँ से X को रिप्लेस कर देता है। यहाँ से X जो होता है रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ से X रिमूव होता है, दिस X इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इस X को हम लिविंग ग्रुप का नाम देते हैं, और ये आपकी मेन प्रोडक्ट कहलाती है। और जिसके ऊपर अटैक होता है वो आपका सबस्ट्रेट कहलाता है, और जो अटैक करता है वो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे हम जनरल रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्चुअल वाला रिएक्शन। जैसे ही मेरे पास OH नेगेटिव कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि किसी बेस से आया होता है। ये CH3Cl कोई भी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो OH नेगेटिव का जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमें पता है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज की कमी होती है, तो इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन को यहाँ से ये रिमूव कर देता है। तो रिजल्ट में आपको जो कंपाउंड मिलता है वो आपको मिलेगा CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। मतलब यहाँ से जो क्लोराइड आयन होता है एज ए लिविंग ग्रुप वहाँ से यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके अटैच हो जाता है। तो ये आपका एक एक्चुअल वाला रिएक्शन है। अब हम पढ़ लेते हैं इसका मैकेनिज्म, कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म से बेसिकली मुराद मेरा ये है कि हम ये देखेंगे कि किस तरह एक न्यूक्लियोफाइल एक सबस्ट्रेट के ऊपर आके अटैक करता है और वहाँ से लिविंग ग्रुप को वहाँ से रिमूव कर देता है। हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे। मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस, कि किसी भी रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कि कौन से बॉन्ड टूट रहे होते हैं और कौन से बॉन्ड बन रहे होते हैं। जहाँ से यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है कि OH और कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा होता है और ये लिविंग ग्रुप का यहाँ से टूटना पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कौन सा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है, और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन,
कि इसमें बेसिकली आपके पास जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है कार्बन की या नहीं हो रही है, या हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और फिर लास्ट में इसकी काइनेटिक स्टडी, हम इसकी काइनेटिक स्टडी करेंगे जिसमें हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर वगैरह देखेंगे। और आखिरी पॉइंट आता है स्टीरियोकेमिकल स्टडी की, इसकी स्टीरियोकेमिकल स्टडी भी हम यहाँ पे करेंगे। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम डिटेल से देखेंगे। अब ऐसा आपके पास जो मैकेनिज्म होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं SN2 मैकेनिज्म, एक होते हैं SN1 मैकेनिज्म। कुछ अल्काइल हैलाइड के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो वो SN2 मैकेनिज्म देते हैं, कुछ अल्काइल हैलाइड के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो SN1 मैकेनिज्म देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देखेंगे कौन से अल्काइल हैलाइड SN2 देते हैं और कौन से SN1 देते हैं। तो बच्चे एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म देते हैं, उनका मतलब SN2 मैकेनिज्म जो होता है पॉसिबल होता है, SN1 मैकेनिज्म नहीं देखते। अब हम SN2 मैकेनिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह SN2 मैकेनिज्म हमें रिएक्शन में समझने में मदद देता है। जैसे SN2 मैकेनिज्म, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत दफ़ा आता है, इंपॉर्टेंट है। SN2 जो होता है ये आपके पास स्टैंड फॉर होता है, S सब्स्टिट्यूशन होता है और N न्यूक्लियोफिलिक और 2 होता है बाईमॉलिक्यूलर। तो इट स्टैंड्स फॉर बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए स्टैंड फॉर होता है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हम उसी पुराने वाले रिएक्शन को यहाँ पे लिखें कि ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि वो आपके पास कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है, हमें पता है कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट में OH कार्बन के साथ लग के अल्कोहल्स बना देगा और Cl नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। डिटेल से देखने के लिए जो आपका ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है इसको मैंने 3 डायमेंशनली यहाँ पे ड्रा किया है। 3 डायमेंशनली इसके जो 4 हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके जो ये वाले 2 बॉन्ड होते हैं ये प्लेन पर होते हैं और जो ये वाले 2 बॉन्ड होते हैं इसको ये आपके पास जो होते हैं ये आपके पास इनसाइड द प्लेन होते हैं और ये आपके पास अबव द प्लेन जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। इसको डैश एंड वेज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो CH3Cl इनके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की मैंने 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा की है। अब इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जब मैं यहाँ पे इसका किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, मतलब OH नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो हमें पता है क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन की कम होती है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है और रिजल्ट में क्या होता है कि क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाता है। अब बच्चे बात याद रखनी है, जैसे ही OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ आके जुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ये जुड़ना शुरू होगा यहाँ से जो लिविंग ग्रुप होता है उसी हिसाब से यहाँ से जो होता है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास क्या होता है कि OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, क्लोराइड आयन का यहाँ से निकलना शुरू हो गया और रिजल्ट में आपको ये वाली स्टेट मिल जाती है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो मतलब बात करने का ये है कि जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो प्रोडक्ट में जाने से पहले वो आपके पास बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जहां पर OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ पार्शली बॉन्डेड होता है और यहाँ से जो लिविंग ग्रुप होता है वो भी इस कार्बन के साथ जो होता है पार्शली बॉन्डेड होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। और याद रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट हमेशा जो होती है वो अनस्टेबल होती है, ये आपके पास स्टेबल स्टेट नहीं होती, ये आपके पास अनस्टेबल कहलाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड होते हैं ये आपके पास प्लेन पर नहीं होते, ये प्लेनर होते हैं, ये नॉन प्लेनर होते हैं। तो जैसे ही OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो आपके पास ये जो तीनों ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये आपके पास प्लेन के अंदर आ जाते हैं, इनके ये आपके पास प्लेनर होते हैं और ये वाले जो आपके पास 2 बॉन्ड होते हैं ये आपके पास परपेंडिकुलर इसके आते हैं। तो फाइनली ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है जब यहाँ से Cl मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाता है और OH इस कार्बन के साथ आके लग जाता है और रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड आपको अल्कोहल जो होती है वो मिल जाती है, आपकी फाइनल प्रोडक्ट है और ये आपका लिविंग ग्रुप कहलाता है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो होता है वो आपके पास लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से आता है। जैसे ये आपके पास जो क्लोराइड आयन है इस तरफ राइट साइड की तरफ लगा हुआ है, अटैच है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसकी लेफ्ट साइड से आएगा, इसके डायरेक्ट ऑपोजिट साइड से आएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इस क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इधर से अटैक करना मुश्किल होता है क्योंकि इसको ये रिपल्शन मिलेगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है सबस्ट्रेट के ऊपर तो इसको आपके पास ऑपोजिट साइड से आना पड़ता है। तो हम यहाँ पे OH नेगेटिव जो होता है कार्बन क्लोराइड के ऑपोजिट साइड से आता है, ऑपोजिट साइड से अटैक करना शुरू करता है और Cl यहाँ से निकलना शुरू आपके पास हो जाता है। और बाद में क्या आता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है जहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप दोनों पार्शली बॉन्डेड होते हैं, ये वीकली इंगेज्ड होते हैं इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन कि क्या यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो सबस्ट्रेट में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या वो चेंज होती है प्रोडक्ट में जाने के लिए या नहीं होती।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये सबस्ट्रेट CH3Cl, कार्बन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए और सिंगली बॉन्डेड बनाए। जब भी कार्बन 4 बॉन्ड सिंगली बॉन्डेड बनाएगा तो वहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है। तो यहाँ पे इसकी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, बिफोर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, आपके पास हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन जो होती है वो सबस्ट्रेट के अंदर sp3 होती है। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनना शुरू हो जाती है और फाइनली आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होता है कि ये OH और Cl जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल और आपके पास लिविंग ग्रुप इसके साथ पार्शली इंगेज्ड होते हैं, पार्शली बॉन्डेड होते हैं। तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 आ जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। और बात एक ये भी याद रखनी है कि sp2 जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है। तो यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है जो ये वाला है। यहाँ पे जो आपके पास ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो आपके पास ये बिल्कुल इसके जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे ये तीन बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं कार्बन ने और ये इसके ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। और ये p ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, इसमें जो एक लूब होता है वो लिविंग ग्रुप के साथ इंगेज्ड होता है वीकली, और एक जो लूब होता है वो आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ जो होता है वो वीकली इंगेज्ड होता है और आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और फाइनली जब यहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है तो अगेन आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है फाइनली प्रोडक्ट में चेंज चली जाती है और दोबारा से फिर से कार्बन की हाइब्रिडेशन जो होती है वो sp3 आ जाती है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बिफोर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो sp2 में चला जाता है विद अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और अगेन sp3 इन द प्रोडक्ट। और फाइनली हमें sp3 फिर उसके अंदर जो होती है वो मिल जाती है। इनकी हाइब्रिडेशन भी इसमें जो होती है पूरे प्रोसेस में चेंज हो रही होती है। तो ये तो था बच्चे इसका आपके पास मैकेनिज्म और इसकी हाइब्रिडेशन। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी काइनेटिक स्टडी। काइनेटिक स्टडी से मुराद ये होता है कि हम इस रिएक्शन की ना काइनेटिक स्टडी करेंगे। काइनेटिक स्टडी से मुराद ये है कि हम देखना है कि हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने से इस रिएक्शन को कैसे फास्ट किया जा सकता है, कैसे स्लो किया जा सकता है, इसके रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके रेट को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हमें इसकी काइनेटिक स्टडी करनी पड़ती है। अब रेट को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें बेसिकली ये देखना पड़ता है कि ये जो आपके पास रिएक्शन है ये आपके पास कितने स्टेप के अंदर हो रहा होता है और हमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप निकालना होता है जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो आपने क्या करना होता है कि काइनेटिक स्टडी को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले जो रिएक्शन होता है उसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसके अंदर रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है। फिर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें फिर हम देखते हैं कि कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड हैं। जितने उसमें रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब है कि उस रिएक्शन का जो रेट होता है उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से लग रहा है ये सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि ये एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर नहीं हो रहा, तो इसका यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है जो कि स्लोएस्ट स्टेप है, यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रिएक्शन हो ही नहीं रहे। अगर इसमें एक से ज़्यादा रिएक्शन होते फिर हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, फिर उसी से हम इसका जो होते आगे इसका रेट लिखते हैं। अब इसका यही स्लोएस्ट स्टेप है, यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप में देखें तो इसमें 2 रिएक्टेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्वड हैं, एक इसका ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और दूसरा ये CH3Cl सबस्ट्रेट। 2 रिएक्टेंट्स आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्वड हैं। यही वजह है कि जो SN2 होता है, SN होता है, इसके साथ हम 2 लिखते हैं, 2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए उसमें 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है। तो 2 रिएक्टेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये आपके पास जो रिएक्शन होता है ये बाई मॉलिक्यूलर भी कहलाता है। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब होता है कि जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है और वो यही वाला बनता है। अगर हम इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप की मदद से अगर हम लिखना चाहें इसका रेट ला हम ये लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको कैसे स्लो किया जा सकता है, कैसे फास्ट किया जा सकता है, उसके लिए हम इसका रेट ला लिखते हैं और रेट ला रेट डिटरमिनिंग स्टेप से लिखा जाता है। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स हैं तो इसका जो रेट लिखेगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिकॉज 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो CH3Cl और OH नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं CH3Cl और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो इस रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो अगर मैंने इस रिएक्शन को तेज़ करना है तो मुझे CH3Cl की कंसंट्रेशन भी बढ़ानी पड़ती है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो होता है फास्ट ज़्यादा होगा। अगर मैं कम ले लूँगा कंसंट्रेशन तो रिएक्शन जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो ये आपके पास रेट ला कहलाता है। अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो K आ जाएगा और यहाँ पे CH3Cl इज अ सबस्ट्रेट एंड OH नेगेटिव इज अ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे इसकी जो पावर होती है वो आपके पास 1 1 आती है।
यानी कि इसकी पावर 1 और 1 के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है, और इसका ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है वो 2 निकलता है। इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी एज अ सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहा होता है। कोई भी जो रिएक्शन होता है वो किसी ना किसी सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। जैसे ये रिएक्शन भी किसी ना किसी सॉल्वेंट की मौजूदगी में हो रहा है, जैसे एसीटोन, वाटर वगैरह या डीएमएस और डीएमए वगैरह, इसमें सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। उसको हम हमारे सिलेबस में शामिल नहीं, तो उसको हम नहीं देख रहे। लेकिन बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वही सॉल्वेंट का काम कर रहा होता है, मतलब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H2O प्लस CH3Cl, ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है और ये इस रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट का भी काम कर रहा है। तो इसका इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2O क्या करता है, ये इस कार्बन के ऊपर आके यहाँ पे अटैक करेगा और रिजल्ट में यहाँ से Cl का निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये वाली स्टेट बन जाएगी CH3H2O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब तो आपके पास होती है ये वाली आपके पास जो होता है ये वाला कंपाउंड जो होता है बन जाता है। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट देखूंगा, इस रिएक्शन का रेट जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है, क्योंकि यही इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो CH3Cl की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि H2O की कंसंट्रेशन जो होती है वो लार्ज होती है, क्योंकि एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा होता है, इसकी क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा ली होती है। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले जाने की वजह से इस रिएक्शन का जो रेट होता है H2O के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो यहाँ पे जो रेट होता है इस रिएक्शन का वो आपके पास CH3Cl के सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और यहाँ पे इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है वो फर्स्ट ऑर्डर निकलता है, क्योंकि इसकी पावर जो होती है वो 1 होती है। लेकिन ये रिएक्शन स्टिल बाई मालिकुलर कहलाता है, क्योंकि रिएक्टेंट तो 2 ही इन्वॉल्व है, लेकिन रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। और इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके CH3Cl के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आता है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज का लास्ट पॉइंट है। हम यहाँ पे इसकी ना स्टीरियोकेमिकल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टीरियोकेमिकल स्टडी में हम यहाँ पे ये लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिखा है, दिस इज अ 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये आपका 2 ब्रोमो ऑक्टेन है। इसका रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ करवाता हूँ तो NaOH के अंदर जो OH नेगेटिव होता है इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। व्हेन 2 ब्रोमो ऑक्टेन इज ट्रीटेड विद NaOH, इसके NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो OH नेगेटिव होता है ये क्या करता है, ये इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है, क्योंकि कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इसके ऊपर आके अटैक करता है। जैसे इसके ऊपर आके अटैक करेगा आपके पास क्या होता है कि OH इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है और यहाँ से जो आपके पास Br होता है एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आपके पास Br नेगेटिव अलग हो जाता है और OH इसके साथ जो होता है वो आके लग जाता है। बट बच्चे एक अपने बात यहाँ से क्लियर करनी है कि जब OH इसके साथ आके लगता है तो जैसे ही OH इसके साथ लगेगा ये वाले जो 2 बॉन्ड होते हैं ये दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि आपके उसको ये रिपेल करेंगे, पुश करेंगे आगे की तरफ और ये इस तरफ चले जाएंगे। तो रिजल्ट में ये तीनों जो बॉन्ड होते हैं दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसको कहते हैं कि यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन जो होती है उलट हो गई, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है टोटली इन्वर्ट हो जाती है, टोटली उलट जाती है। तो यहाँ पे जब मैंने इसका पहला रिएक्शन लिखा है ये वाला, इसमें मैंने सेम काम किया कि OH नेगेटिव का कार्बन के साथ अटैक करवाया, तो रिजल्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट मिली उसके जो तीनों बॉन्ड जो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहे थे वो टोटली राइट साइड की तरफ पुश हो जाते हैं। आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है कि इसकी कन्फिग्रेशन टोटली इन्वर्ट हो जाती है, इन्वर्जन हो जाती है, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन जो होती है वो हमें मिल जाती है। और इसी कन्फिग्रेशन को हम वेल डन इन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि वेल डन साइंटिस्ट है जिसने इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया था। और इसको आइडेंटिफाई जो किया जाता है वो कायरल कार्बन के लिए किया जाता है, मतलब ये आपके पास जो कार्बन होता है ये कायरल कार्बन होता है और ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहलाता है। दिस इज अ कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड वो होता है जिसमें जो कार्बन होता है उसके साथ जो चारों बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होते हैं, वो कायरल कंपाउंड कहलाता है। और ये जो एटम होता है ये कायरल कार्बन कहलाता है। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आती है। सेकंड एग्जांपल आपके पास ये आती है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन की जगह के ऊपर आयोडीन ले लेता हूँ, दिस इज अ 2 आइडो ऑक्टेन, ये 2 आइडो ऑक्टेन है। इसका यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ मैं NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आयोडाइड आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। और ये जो आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि हमें पता है इसका ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पार्शियल पॉजिटिव होता है और I नेगेटिव एज अ पार्शियल नेगेटिव होता है। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा ये वाला जो बॉन्ड होता है यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और रिजल्ट में आयोडीन इसके साथ लग जाएगा, आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को भी लेकर। और यहाँ पे जो हमें कंपाउंड फाइनली मिलता है ये टोटली इन्वर्ट होता है, जिस तरह ये इन्वर्जन हमें मिलती है इन्वर्टेड कंपाउंड, तो ये भी आपके पास इन्वर्टेड कंपाउंड जो होता है हमें मिलता है। अब लास्ट में एक पॉइंट रह गया, यहाँ मैंने लिखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयोडीन। अब क्या होता है कि ये वाला जो आपके पास कंपाउंड होता है ये वाला, दिस इज अ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। इसको आप चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ेंगे स्टीरियो वाले में
कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं, जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक बीकर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैंने ये वाला कंपाउंड डाला हुआ है, ये वाला कंपाउंड इसके अंदर डाला हुआ है, और अगर इस कंपाउंड में से मैं यहाँ पे गुजारता हूँ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, इसमें से जब हम इसको पास करवाते हैं, जैसे ही वो इस कंपाउंड में से जो यहाँ पे पड़ा है इसमें से पास करता है, तो ये प्लेन पोलराइज होती है, या तो ये आपके पास राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है या ये लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाती है जब इसमें से बाहर निकलती है। तो ये जो कंपाउंड होता है उसने प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड की तरफ रोटेट करवा देती है या लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करवा देती है, और जो ये राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट करवा दे वो वाला कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। तो ये भी एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और ये भी बात याद रखना है कि जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर ऑप्टिकल एक्टिव ही होते हैं, तो ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड में 4 डिफरेंट एटम्स इसके साथ अटैच हैं, जैसे ये C6H13 है, CH3H है, आयोडाइन है। तो एक ये आपके पास कायरल कंपाउंड भी है, कार्बन कायरल कार्बन, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज को राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट करवा देता है। अगर ये राइट साइड की तरफ रोटेट करवा देता है तो इस कंपाउंड को फिर हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दिस इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको मैंने डी के साथ लिखा है, इनकी राइट साइड की तरफ रोटेट करवाता है। और जो अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करवाता है तो इसको फिर हम नाम देते हैं लीवो रोटेटरी का, लेकिन ये एक्चुअल में राइट साइड की तरफ रोटेट करवाता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अब जैसे आयोडीन का इसके साथ रिएक्शन होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये आपके पास ये वाली फाइनल कंपाउंड का प्रोडक्ट बन जाती है और आयोडाइन निकल जाता है। लेकिन आगे क्या होता है कि जैसे ये बनता है, आयोडाइड आयन इसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर, और ये दोबारा से आयोडाइड आयन दोबारा से रिवर्स हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ये जैसे बैक आएगा ये फौरन इस तरफ फिर चला जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपके पास जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो ये आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो ये आपके पास लीवो रोटेटरी कहलाता है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करवा देता है। तो आपके पास जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं उसमें ये वाला कंपाउंड भी पड़ा होगा और उसमें ये वाला कंपाउंड भी पड़ा होगा। मतलब इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, लीवो रोटेटरी भी है। एक वो है जो प्लेन पोलराइज को राइट साइड की तरफ रोटेट करवाता है, एक वो है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करवाता है। अगर मैं यहाँ पे ये पूरा जो रिएक्शन है इसको मैं एक बीकर के अंदर ले लूँ कि ये आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ और इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाता हूँ, तो आपके पास क्या होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। वो ना राइट साइड की तरफ रोटेट होती है ना लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट होती है, क्योंकि इस बीकर के अंदर ये दोनों कंपाउंड है। एक वाला वो वाला कंपाउंड है जो इस प्लेन पोलराइज को राइट साइड की तरफ रोटेट करवाता है, एक वो वाला कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करवाता है। और फाइनली ये जो होते हैं किसी तरफ प्लेन पोलराइज को किसी तरफ रोटेट नहीं करवाते, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देते हैं और ये लाइट जो होती है वो सीधी गुजर जाती है। और आपके पास क्या होता है कि फाइनली जो ये आपके पास रिएक्शन होता है ये आपके पास कहलाता है रेसिमिक मिक्सर। इट इज अ रेसिमिक मिक्सर, ये आपके पास रेसिमिक मिक्सर कहलाता है। और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो आपके पास लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा ऑप्टिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के एक्सचेंज होने की वजह से आपके पास यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। बच्चे इसको अपने याद करना, ये पेपर में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास, SN2 मैकेनिज्म वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है।